अगर आप ड्यू में आ रहे हैं तो जनरली आपका रुझान उस तरफ हो जाता है कि मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है। आपका प्लान भी होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ताकि आप अपनी फ्यूचर में कुछ और स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको कम से कम बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए, अगर मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, तो कुछ बैकअप प्लान भी होना चाहिए। After a point of time, it becomes a thing of ego, and they're not able to leave the process. ये तो ऐसा तो है नहीं कि वन टाइम है और आप चलेगी और हो जाएगा। ठीक है, आपका वो तो एक हम लक मान सकते हैं किसी का, कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड इंसान है और वो कर गया। So the prime age of youth, that is from the 21 to 30 years, they are spending in just one exam. एंड में अगर आप नहीं क्वालिफाई करते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आपकी एज निकल जाए, आपकी अटेम्प्ट्स खत्म हो जाए, फिर आप फिर से जीरो पे खड़े हो। हेलो एंड वेलकम टू द एज। मैं हूँ रजत केन। हर बार की तरह हम लाए हैं आपके सामने यूपीएससी, सिविल सर्विसेज और अन्य एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स की कहानी उनकी ज़ुबानी। हम लोग ORN यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, नोएडा, कई ऐसे हब्स जो हैं जो एस्पिरेंट्स के वहाँ से कहानियाँ लाए हैं। आज हम आए हैं नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के पास। वहाँ पे हम बात करेंगे एक एस्पिरेंट्स से, क्या है यहाँ पे लाइफ ऑफ एस्पिरेंट्स। आइए जानिए मेरे और मेरे साथी सुशील के साथ। तो हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट्स हैं, कुछ एक्स एस्पिरेंट्स हैं इसमें, और कुछ लोग शायद आगे कभी एग्ज़ाम देंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग कि यहाँ पर अगर मैं DU की बात करूँ, वी नो कि आपके जितने भी UPSC के, अगर ख़ास उनकी बात करें, SSC के, सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके हब्स हैं। यहाँ पर जो DU में किस तरह का कल्चर है एस्पिरेंट्स को लेके? ड्यू में स्पेशली एक्चुअली यहाँ पे प्लेसमेंट का तो कोई स्कोप नहीं है, तो जनरली जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स है वही लोग यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे रह के कहीं कोचिंग कर रहे हैं मुखर्जी नगर में या ORN में। तो बेसिकली अगर आप ड्यू में आ रहे हैं तो जनरली आपका रुझान उस तरफ हो जाता है कि मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, तो यहाँ पे काफ़ी कल्चर है उसका। बाय गवर्नमेंट सर्विसेज यू मीन कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज, या फिर यहाँ पे भी देयर इज दिस अबाउट थिंग अबाउट कि ओके आई वांट टू बी एन ऑफिसर, तो मुझे जो है सिविल सर्विस क्लियर करना है। क्योंकि मैं जब यहाँ पे पढ़ता था तो उस टाइम पे देयर वाज अ वेरी वाइब्रेंट कल्चर। तो 20 साल हो गए हैं उस चीज़ को, तो अब से उस टाइम से लेके अब के टाइम में, आपके टाइम पे क्या रहा है फ़र्क? अभी भी ग्रुप A और ग्रुप B सर्विसेज के लिए ज़्यादा क्रेज़ है, तो अभी भी लोग उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने भी एग्ज़ाम दिया है आज पे? हाँ, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, पर मैं क्लियर नहीं हुआ। Doesn't matter. I wish you all the best going ahead. What has been your experience being a civil servant aspirant? आपने along with your studies in the campus, जहाँ भी आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे, उसके साथ साथ आपने कैसे बैलेंस किया अपनी UPSC की प्रिपरेशन को? स्पेशली अगर आप लॉ फैकल्टी में हैं तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस इशू है, हमेशा आना होता है, तो दोनों मैनेज करना मुश्किल होता है। और स्पेशली अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग आपको ORN में मिलेगा, तो ट्रैवलिंग का इशू होता है, फिर रहने का इशू है, तो ये सब दिक्कतें आती हैं एस्पिरेंट्स को, पर यही सब जो मैनेज कर लेता है वही क्लियर कर पाते हैं। मैंने तो करी थी, मैं ORN ही रहता था, फिर बैकअप के लिए लॉ में एडमिशन लिया था, फिर देन आई शिफ्टेड हेयर। पर यह है कि वहाँ पे ज़्यादा एनवायरनमेंट है पढ़ाई का। DU में थोड़ा यंग क्राउड भी होता है, जो UG में होते हैं वो उतने सीरियस नहीं होते, और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है DU में, इतने ज़्यादा कॉलेजेस हैं, कैंपस में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उस तरीके का इकोसिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है, पर हो जाता है। अगर आप अलग रह के, जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी में आप जाओगे तो रात में भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो वो मोस्टली वही होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर बैलेंस करना टफ होता है। हमारे लॉ के एग्जाम्स आ गए, हम यहाँ नोट्स प्रिंट करा रहे हैं लॉ के लिए, फिर वापस बैक टू ट्रैक होना रहेगा, बस ये है। कितना ज़रूरी है जब आप UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, खास करके जहाँ पे सक्सेस जो रेट होता है बहुत ही मिनिस्क्यूल होता है, हमें जहाँ कंपटीशन बहुत शार्प होता है, कि आपके पास प्लान भी होना चाहिए? हाँ, प्रैक्टिकल रहना चाहिए मेरे हिसाब से आपको सारे सिनेरियोज़ में, कि आप सिर्फ एक जिसमें बहुत कम परसेंटेज लोग सेलेक्ट होते हैं, तो उसमें आप अपना पूरा एफर्ट दे रहे हो अगर, तो आपको कम से कम बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए, अगर मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, तो कुछ बैकअप प्लान भी होना चाहिए। क्योंकि एंड में अगर आप नहीं क्वालिफाई करते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आपकी एज निकल जाए, आपकी अटेम्प्ट्स खत्म हो जाए, फिर आप फिर से जीरो पे खड़े हो। तो कुछ तो पैरेलल लेके चलना बहुत टफ भी नहीं है, कुछ आप देख लीजिए, जैसे हमने लॉ सोच लिया कि ये करेंगे,
उसके अलावा जो भी जिसको जो सही लगे करना चाहिए। मेरे हिसाब से बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज़ योर थॉट कि कितना ज़रूरी है बैकअप प्लान होना, प्लान बी होना, खास करके जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? या तो आपके पास बैकअप होना चाहिए, या तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि विदाउट बैकअप आप निकाल रहे हो और उसमें आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे हो। डिसिप्लिन चाहिए अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो। और भी एग्जाम्स जो होते हैं आप उसमें अटेम्प्ट करिए, जो बाकी एग्जाम्स हैं थोड़े लोअर लेवल के, यूपीएससी के अलावा पीसीएस सारे स्टेट के होते हैं, जो आपका नेटिव लैंग्वेज है उसमें दे दीजिए। उसके अलावा और भी एग्जाम्स आते हैं, आईबी वगैरह के आते हैं, वो भी पैरेलल दे सकते हैं। वो भी बैकअप प्लान ही है, क्योंकि आप मेन अपने फोकस से डेविएट ही हो रहे हो जब इन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ होता है, वो भी बैकअप ही है एक तरीके से। अभी जैसे कि अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बात कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि थिंग्स हैव चेंज्ड, कि ऑनलाइन जो है जब से हो गया है तब से लाइक द कल्चर हैज़ चेंज्ड। हाउ अबाउट दैट? तो जैसे आई यूज़ टू लिव इन ओआरएन पहले, तो वहाँ पे विजन में मैं कोचिंग कर रहा था और फिर ऑप्शनल की कोचिंग करी। फिर वहाँ पे जब बैकअप प्लान का आया तो मेरा भी ये लगा कि क्लासेस अटेंड करना बहुत टफ हो जाएगा, वहाँ से यहाँ आना फिर जाना। पर ये था कि सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हो गए ऑलमोस्ट जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, कि आप आराम से अपने रूम में बैठ के देख सकते हैं। खाली डाउट सेशन वगैरह तो आप कभी कभी विजिट कर लीजिए, या उसमें भी होता है कि आपको मेंटोर मिलते हैं। तो अब मतलब काफ़ी ईजी है, आप अपने होम टाउन में रह के भी कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं है तो वो सेम ही सिनेरियो है, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। तो अब सब एक लेवल पे आ चुके हैं। ये तो है कि एक्सेस मटेरियल का सबको है, डेमोक्रेटाइज हो गया है। दैट्स नाइस। डेमोक्रेटाइज हो गया है कंटेंट, प्रिपरेशन का तरीका। वेल, अभी हम आए हैं यहाँ पे डीयू में, बात कर रहे हैं एस्पिरेंट से, उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी, क्या है कल्चर डीयू के एस्पिरेंट्स का और क्यों ज़रूरी है प्लान बी। क्योंकि डीयू जो है सिर्फ एस्पिरेशन का हब नहीं है, ये हम एक हब है आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का भी। तो कुछ ऐसी ही बातें हम इस एपिसोड में करते रहेंगे। आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स, खास पेशकश है दी एज ओरिजिनल्स की। इस सीरीज़ में हम बात करते हैं यूपीएससी और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के बारे में, खासकर जो एस्पिरेंट्स, उनकी लाइफ क्या होती है, उनके स्ट्रगल्स क्या होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, कई चीज़ों को लेके। तो कई स्टूडेंट्स से मैंने बात करी यहाँ पे डीयू नॉर्थ कैंपस से। हम आज ये वाला एपिसोड कर रहे हैं। गणेश मेरे साथ हैं, ये लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हैं। ही विल बी लॉयर सून and he has a very important perspective to share on the UPSC exams. Ganesh, thank you for your time. You were telling me about your experiences being a UPSC aspirant. So, for 1 or 2 months, I have actually ingrained myself in the process. Before coming into law faculty, I have also worked in a corporate. So, from 21 to 23 years, like for the 2 years, I was working in one of the world's best investment bank. So, I got a perspective. And I saw my friends who are also preparing. Most of the students who are studying in law faculty, they are preparing for UPSC or they are planning to prepare. So I talk to them and I get the perspective that number one thing is UPSC gives you a all-round personality development, which is for sure. But however, many people get so ingrained in this process that after a point of time, it becomes a thing of ego and they are not able to leave the process. So the prime age of youth, that is from the 21 to 30 years, they are spending in just one exam. Which energy, if they could have put in somewhere like innovative process or building some company or something else like the alternative careers, would be more productive. But that being said, UPSC provides that opportunity. You become, you clear this exam and then you get into these posts. It gives you an exposure that no other corporate job, even at the highest level, can give you. Because at one time you are dealing with people, your communication, everything, programs, implementation you are looking after. So all these things. So what I feel about UPSC is our students, it's good that they are attempting and they are preparing for this exam. But at the same time, they have to also keep an alternative career. It shouldn't be like this is the only thing that will be doing. And if more than a few attempts I'm not able to clear it, it's not the end of the road. For many people, it becomes so. After 5-6 years into the process, you come outside and you're looking at your friends, peers who have excelled in other areas, and you feel like, boss, did I miss something in my life? So that shouldn't be it. You're prepared. Keep a minimum number of attempts that you'll give. After that, if you're not able to clear it, take the learnings, go into some other space like policy making or any other space that can be more beneficial, and provide your energy there and see how things go.
That's a very important perspective, Ganesh, you have shared with us. So, while you were preparing for civil services and you appeared for civil services, were you thinking of having, any alternate career plans or plan B to say off? So my story was a little different because I was leaving a very coveted job and following my passion in law. So I came here and then I just saw that I always wanted to get into the service. So I like that aspect of being with the people, connected at the ground, grassroots levels, and looking after implementation of policy making, all those aspects interested me. So I started my preparation into the UPSC, and I just saw the vast syllabus and everything that is present in this. Then later on, when I continued doing that process, I just realized that this might not be the cup of tea for me. So I got that realization little earlier because of the stringentness that comes with being aspirant and all those things. So I thought law is more of a place where I can contribute much more. So one thing is self-realization is also very important, I feel, for a UPSC aspirant. Like, what is that? Is it is that thought that you have to get into the civil service exams coming from someone outside of you, or is it actually your own voice? That is the most crucial question that people fail to ask, I feel, because there is one side societal pressure. Number two is there is a pressure among the peers, because when you see peers preparing, but then it takes a lot to actually involve in the process, I feel. Right. So there are other avenues as well. It's not that civil services is the only avenue that you can go. There are other aspects in policy making. I have my seniors who are from the space of policy making domain and who are running programs for governments. And there are consultants who provide consultancy services for the governments, like for specific program. How do you make sure that it goes to all the people, or what innovative ways you can apply? So these are all the different spheres. It's not that only a IAS or IPS is changing the system and all others are just sitting and sleeping. It's a wrong impression that we have gotten for some reason because of this colonial mindset that they have created, right? Because during the colonial times, it used to be one of the coveted jobs. Yes, certainly. So, certainly. I mean, even today, it continues to be. It continues to be, but then that glamour is coming down, is what I feel. देखो, जैसे मैंने 2019 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था यूपीएससी का, उसके बाद मैंने रेगुलरली अटैम्प्ट दिए 5 अटैम्प्ट। आई बिलोंग टू ए जनरल कैटेगरी, तो मेरे 6 अटैम्प्ट होते हैं, तो मैं 5 दे चुका हूँ अपने। तो मेरा ये मानना है कि इंसान जब अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दे ना, उसमें अपना बेस्ट प्रिपरेशन के साथ दे, और एक किसी ना किसी की गाइडेंस होनी बहुत ज़रूरी है। और बात रही प्लान बी की, तो प्लान बी इसलिए नेसेसरी है क्योंकि बहुत सारे मेरे खुद के दोस्त हैं जिन्होंने इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं। इसमें अगर आदमी इंटरव्यू में फेल हो जाता है, सिलेक्टेड नहीं होता, तो उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है इंसान के पास कि मैंने इसकी तैयारी की है। और सोसाइटी में भी आप नहीं शो कर सकते कि आपने कोई तैयारी की है, क्योंकि सिर्फ आपके अपने एक्शन से, आपके एक्सपीरियंस से ही झलक सकता है। तो इसलिए आपका प्लान भी होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ताकि आप अपनी फ्यूचर में कुछ और स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप सोसाइटी के लिए यूजलेस हो जाते हो। भाई आपने अपना 5 ईयर या 6 ईयर, इतना महत्वपूर्ण जो आपका प्राइम टाइम होता है, यूथ आपने इस चीज़ को दे दिया, तो आप इससे क्या डिडक्ट कर सकते हो फिर? पर प्लान बी में ये बेनिफिट होता है, आप जितनी नॉलेज आपने ग्रैप्स की है थ्रू यूपीएससी प्रिपरेशन, आप उसमें सोसाइटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ते हो, तो आपका ये बेनिफिट होता है कहीं ना कहीं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि सबको ज़रूर इसकी तैयारी करें आप, क्योंकि तैयारी करने से आपको एक सिविल मैन, एक सिविलाइज्ड मैन बोलते हैं ना, आपको उसकी एक नॉलेज आती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए बहुत नेसेसरी है प्लान बी। तो आपने जो लॉ कर रहे हैं अभी, तो इज़ इट अ पार्ट ऑफ ए प्लान बी कि आपको लगा था कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो लॉ मैं करूँगा ही करूँगा? तो देखो, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी की मैंने उसकी तैयारी की, तो मेरा लॉ में बहुत अच्छे आसानी से सिलेक्शन हो गया। सो साथ में मैंने मास्टर्स भी किया हुआ था, तो मैं यहाँ गेस्ट फैकल्टी भी पढ़ाता हूँ डीयू के अंदर, तो मैं लॉ भी कर रहा हूँ। तो लॉ एक बहुत डायनेमिक प्रोफेशन है जिसमें आपके क्या कहते हैं, रीडिंग स्किल चाहिए होती है, जो यूपीएससी के थ्रू मैंने इम्बाइब किया। तो इसलिए मेरे को ये लगता है कि लॉ, यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ लॉ करना, उसके बाद करना मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेरे को ये लगता है, जैसे मान लें आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कंप्लीट, कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि वन टाइम है और आप चलेगी और हो जाएगा, ठीक है। आपका वो तो एक हम लक मान सकते हैं किसी का, कि कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड इंसान है और वो कर गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हार्ड वर्क ज़्यादा मैटर करता है, और आपके अंदर वो एक जुनून होना चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, एक तो काइनेटिक एनर्जी वो प्रोड्यूस होनी चाहिए आपके अंदर, कि आप कुछ कर सकें। और उसके लिए आपको प्लान सारे रेडी होने चाहिए आपकी स्टडी के रिलेटेड जो है। और आप किसी चाहे इंस्टीट्यूट में चले जाएं,
या कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन आप इंस्टीट्यूट तो आपको IAS IPS तो नहीं बनाएगा या PSC तो आपका नहीं करवाएगा। वो आपको सिर्फ एक प्लान देता है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है एज अ बिगनर, कुछ इंटरमीडिएट है, फिर ठीक है, फिर आगे जाके इंटेलिजेंट हो जाता है, फिर तो प्राइम पे चला गया इंसान, एकदम प्रो हो गया। लेकिन ये छोटी छोटी जो स्टेजेस है ना, इनको अगर पास करना है तो आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। प्लान बी कितना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, या फिर लगे रहें, गिव अप नहीं नहीं करें? सर, देखो लगे रहेगा मतलब ये हो गया, ये तो हो गया कि अंधे की तरह ब्लाइंड, तो ब्लाइंड फेथ हम कर नहीं सकते। लगे रहने का मतलब ये होगा कि हमें नहीं पता आगे क्या है, खाइए हम कूद जाएं, ऐसा नहीं करना है ना। अगर आपको मान लें कि आपका UPSC नहीं होता है, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फोकस ही UPSC पे होता है, अगर आपका वो नहीं होता है तो फिर आप दूसरा कोई प्लान देख लें जो आपके लिए बेस्ट हो आपके लिए और जिसके आउटकम अच्छे आएँ, ठीक है। इवन कि जैसे मेरा खुद का है, मैंने लॉ चूज़ किया, मुझे लॉ सबसे बेस्ट लगा। उसके बाद कि मैं इवन के पैरामिलिट्री SSC का मैं कर चुका हूँ और मुझे उसके बाद लॉ सबसे बेस्ट लगा और मैंने लॉ को चूज़ किया और मैं आज बेहतर हूँ और मैंने लॉ कंप्लीट किया, आपने DU से कंप्लीट किया, मैं यहीं से पास हो और मुझे लगा कि प्लान भी आपका होना ज़रूरी है। थैंक यू मुदस्सर जी, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस। सो ये हमारे साथ कई ऐसी आवाज़ें हमने सुनी यहाँ से, कई ऐसे ओपिनियन पर्सपेक्टिव सुने कि कितना ज़रूरी है जब आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें प्लान भी होना ज़रूरी है। वेल, प्लान भी कोई एक डिफीट प्लान नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन भी हो सकता है। कुछ जो है इनको लगता है कि हमें सारे अटैम्प्ट नहीं देने हैं, कुछ को लगता है कि हमें बिल्कुल आखिर तक जाना है। दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इजाज़त दीजिए मुझे और मेरे साथी सुशील को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ओरिजिनल एस्पिरेंट्स ऑन द एज।